इजरायली प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया और नसरल्लाह का 24 साल पुराना एक बयान याद दिलाया। नेतन्याहू ने कहा, हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल की तरह कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। नेतन्याहू के बयान के महज कुछ घंटे के बाद इजरायली सेना ने यह पुष्टि कर दी कि नसरल्लाह मारा गया। इजरायली सेना ने कहा, अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। मगर आखिर क्यों इजराइल नसरल्लाह को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था? गरीब शिया परिवार में जन्म से लेकर इराक से भागे जाने तक और हिजबुल्लाह चीफ बनने तक नसरल्लाह की लाइफ जर्नी काफ़ी ज़्यादा आपको हैरान कर देगी। तो चलिए उसकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं। तारीख थी 25 मई साल 2000 और दिन था गुरुवार का। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपना कब्जा छोड़ देती है। यह लेबनान में हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान के एक छोटे शहर बिंत जबेल पहुंचा। भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 39 साल के नसरल्लाह ने कहा, इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हों, लेकिन फिर भी वो मकड़ी के जाल की तरह कमजोर है। करीब 24 साल के बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कई टन बारूद गिराए। इस बारे में तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन पहले बात शुक्रवार 27 सितंबर 2024 की। इजराइल करीब 10 दिन से लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा था। जमीन पर वॉकी टॉकी और पेजर से लेकर आसमान से मौत देने वाली मिसाइल तक हर पल बस मौत और तबाही बिखेर रहा था। मगर इजराइल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का दिन आया शुक्रवार 27 सितंबर को, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मौत दी, जिसके बाद कहा जाता है कि वो ईरान के इशारे पर इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना था। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मन में शायद ये सवाल है कि आखिर नसरल्लाह मारा कैसे गया, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत हुआ कैसे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मौत देने के लिए इजराइल ने करीब 80 टन वाली मौत की ऐसी बारिश करी जिसकी जद से नसरल्लाह बच नहीं सका। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरल्लाह छिपा था, उस इमारत पर 80 टन करीब बम गिराए गए। इसके बाद ही इजराइल ने दावा किया कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें कि नसरल्लाह कौन थे, उसकी ताकत, रुतबा और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की पकड़ कैसी थी अपने पड़ोसी मुल्कों में, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह के मुखिया थे। उनकी पकड़ न सिर्फ लेबनान बल्कि ईरान तक थी। नसरल्लाह ने गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों को अपना खुला समर्थन दिया था। इसके साथ ही नसरल्लाह ने इजराइल को भी धमकाया था। पहचान सियासी और सैनिक नेता के तौर पर थी। नसरल्लाह 15 साल की उम्र में ही सियासत में आ गए थे। ईरान से उसका करीबी नाता था और 64 साल की इस उम्र में वो मोस्ट वांटेड थे। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को तब ज्वाइन किया था जब उनकी उम्र 22 साल थी, यानी कि साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला जब किया था, और उसी दौर में ईरान के फौजी कमांडो ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन बनाया था। नसरुल्लाह तभी इस संगठन में शामिल हो गए और फिर तेजी से बढ़ते हुए पहले कमांडर और फिर हिजबुल्लाह का मुखिया बन गए। वैसे आपको बता दें कि शेख हसन नसरुल्लाह लेबनान के चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के सर्वोसर्वा थे। नसरुल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी और साल 1960 में पैदा हुए नसरुल्लाह बैरूत के बुर्ज हम्मौद इलाके में पले बड़े। शेख हसन नसरुल्लाह के पिता अब्दुल करीम एक छोटी दुकान चलाया करते थे। नसरुल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़े था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट शुरू हुआ, उस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस चरमपंथी ग्रुप को ज्वाइन किया। साल 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया जिसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सपोर्ट किया और बाद में यही संगठन हिजबुल्लाह बन गया था। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था।
हसन नसरल्ला संगठन के लिए रिक्रूट मूवमेंट से लेकर ट्रेनिंग का काम देखने लगा और साल 1982 में जब अब्बास अल मुसवी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान संभाली। साल 1992 में जब शेख हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का चीफ बने तो उसने सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले करवाए और इजराइल पर रॉकेट अटैक भी करवाया, जिसमें एक इजरायली लड़की और एक सिक्योरिटी अफसर की जान चली गई थी। हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच साल 2000 में लड़ाई भी हुई। हिजबुल्लाह इजराइल को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेलने में कामयाब रहा था उस वक्त। हालांकि इसी जंग में नसरल्ला के बड़े बेटे हादी की मौत हो गई थी। साल 2000 में इजराइल को पीछे धकेलने के बाद शेख हसन नसरल्ला ने ऐलान किया था कि अरब के किसी संगठन ने पहली बार इजराइल को युद्ध में हराया है और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। साल 2000 की लड़ाई के बाद करीब 6 साल यानी कि साल 2006 तक शांति रही। इसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने बैरूत में स्ट्राइक की, जिसमें करीब 1200 लेबनानी मारे गए थे। करीब 34 दिन चली इस लड़ाई में इजराइल ने नसरुल्लाह को ख़त्म करने के लिए उसके घर और ऑफिस पर भी टारगेट अटैक किए थे। तब वो वहां से बच निकला था। इजरायली सुरक्षा एजेंसी लंबे वक्त से हसन नसरुल्लाह को तलाश रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1981 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने नसरुल्लाह को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरुल्लाह को ही दिया जाता था। गौरतलब है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बैरूत के पास दहिया में बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह है। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके की इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद है। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के इस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी गई, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे के बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठ रहा धुआं कई किलोमीटर दूर से भी दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक, कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता लेबनान की राजधानी बैरूत के शरशाबुक इलाके में रहते थे और फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। नसरुल्लाह की शुरुआती पढ़ाई के अगर बारे में बात करें तो बैरूत में एक ईसाई इलाके में इनकी पढ़ाई हुई और वो बचपन से ही एक धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी लेता था। वो ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। सदर ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करी थी। लेबनान में इसे अमल नाम से जाना गया। दरअसल 1974 आते आते लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया था। शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना गया। लेबनान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद सदर ने दक्षिणी लेबनान को इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल के आम विंग की शुरुआत की थी। तब 15 साल के नसरुल्लाह ने भी अमल ज्वाइन कर लिया था। जब गृह युद्ध पूरा चरम पर था
तो उस वक्त नसरल्ला का परिवार अपने पैतृक गांव बजौरी चला गया। यहाँ पर नसरल्ला को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में वो इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ शहर चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती तभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में होती थी। वो ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला खुमैनी से काफ़ी प्रभावित थे। नसरल्ला को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकलने का आदेश दिया था और 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया था। इसके बाद नसरल्ला और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरल्ला और मुसावी ने लेबनान के गृह युद्ध में हिस्सा लिया। नसरल्ला अब्बास मुसावी के पैतृक शहर गया जहां की ज़्यादातर आबादी शिया थी। उस वक्त तक नसरल्ला और लेबनान के शिया संगठन अमल के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। नसरल्ला का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक सीमित रहना चाहिए, जबकि उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबी बोरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्ला की लेबनान वापसी के 1 साल के बाद 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रुहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली। इसमें लेबनान के शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला था। हसन नसरल्ला ने बाद में तेहरान में ईरान के उस वक्त के जो नेता थे उनसे मुलाकात करी थी। खुमैनी ने उसे लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया था। इसके बाद मुसावी और नसरल्ला ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरल्ला की उम्र महज 22 साल थी, जैसा मैंने आपको बताया। और बीबीसी की मुताबिक ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान जो है उस वक्त भेजे थे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया था। कहते हैं कि हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई वैसे तो सेना नहीं थी और उसके लड़ाके इजरायली सेना पर छुपकर हमला करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदाइन हमले भी शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था। इसमें 75 इजरायली और 20 अन्यों की मौत हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका, अप्रैल 1983 में भी लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ। इसमें 17 अमेरिकी 30 लेबनानी नागरिकों की मौत हुई थी। अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया और करीब 1 साल के बाद इसकी नई लोकेशन पर भी फिर हमला हुआ। इस बीच बैरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी उस वक्त, लेकिन उसने इसका समर्थन किया था। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हट गई थी। हालांकि उसने सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमले जारी रखे थे और उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाकों ने सैन्य डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक करके बैरूत ले आए थे और इस दौरान एक यात्री को मार दिया गया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली थी उस वक्त भी, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्ला इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर था और फरवरी 1992 में इजराइल के हवाई हमलों में इजराइल के चीफ मुसावी की मौत हो गई। इसके बाद नसरल्ला ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरल्ला की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी तक हमले करने में माहिर रॉकेट हासिल किए, जिससे इजराइल पर हमला करना आसान हो गया। इतना ही नहीं, नसरल्ला के हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृह युद्ध खत्म हो चुका था और इसी साल नसरल्ला के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती थी। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी अब एक्टिव हो चुका था। मगर नसरल्ला ने लेबनान की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू किया।
उसे देश के सबसे बड़े शिया समुदाय का साथ मिला। नसरल्ला ने हिजबुल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए ऐसे कई काम किए जिससे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई थी। और नसरल्ला की लीडरशिप में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर भी दी थी। इसके बाद मई 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से हटाने पर मजबूर होना पड़ा और 2002 में हसन नसरल्ला ने इजराइल के साथ वार्ता के दौरान कैदियों की अदला बदली का समझौता किया और इस दौरान 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लेबनानी कैदियों को और दूसरे अरब देशों के नागरिकों को रिहाई मिली थी। नसरल्ला ने इससे अपनी छवि को और मजबूत किया था। लेबनानी राजनीतिक में उसके जो प्रतिद्वंदी थे उनके लिए उसका मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था और जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को भी बंधक बना लिया। तब एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। तकरीबन 34 दिन तक वो जंग चली जिसमें हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा और जो देश के नागरिकों की रक्षा कर सकता था और इजराइल को कड़ी चुनौती देने से लेबनान में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि वो इजराइल की रडार पर उस वक्त तक आ चुका था और इसी के चलते उसने सार्वजनिक जगहों पर भाषण देना तकरीबन बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो कोई भी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे नहीं जाता था, ना कोई मीटिंग के लिए पब्लिकली प्लेसेस में जाता था, ना किसी सभाओं में जाता था। हालांकि अमेरिका ने भी 1977 में इसे हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद हिजबुल्लाह को 60 से ज़्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिम देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। इतना ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम भी कर रहा है और साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हज़ारों सैनिक भेजे भी थे। यही वजह है कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से हटा नहीं पाए। इराक से वापस आने के बाद 1978 में भी नसरल्लाह की फातिमा यासीन के साथ जो है उस वक्त शादी हुई थी और उनके 4 बेटे और एक बेटी हुई। इनमें से 2 जो है मारे जा चुके हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा हादी नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मेंबर था जो 1977 में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया था। हादी ने उसी साल शादी की थी जिस साल उसकी हत्या हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अब हिजबुल्लाह में नसरल्लाह का जो उत्तराधिकारी है उसे माना जाने वाला हाशिम सैफुद्दीन बच गया है और सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है और उसी की तरह काली पगड़ी बांधता है। अमेरिका ने उसे साल 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के अब तक कितने कमांडर ढेर हो चुके हैं। मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल मारा जा चुका है। ड्रोन यूनिट कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को भी मारा जा चुके हैं। इब्राहिम कुबैसी रॉकेट डिवीजन का हेड था जो मारा जा चुका है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन चीफ था जो मारा जा चुका है। अली कारकी साउथ लेबनान फ्रंट का कमांडर था, नसरल्लाह के साथ ढेर हो चुका है। मोहम्मद हुसैन एरियल फोर्स का कमांडर था जो मारा जा चुका है और वसीम अल तवील रदवान फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। अहमद वहाबी भी ढेर हो गया है। रदवान फोर्स का ट्रेनिंग हेड था। फुहाद शुकर भी रवान फोर्स का टॉप कमांडर था जो कि मारा जा चुका है। ऐसे में साफ है कि हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन ये भी सच है कि हिजबुल्लाह बार बार हारने के बाद भी, कमज़ोर पड़ने के बाद भी एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। उसके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से मिलने वाले हथियार सप्लाई के दम पर वो फिर सक्रिय हो जाता है। हो सकता है उसके लड़ाके कुछ वक्त चुप रहें, लेकिन ये भी तय है वो चुप नहीं बैठेगा। हसन नसरल्लाह मारा जा चुके हैं और अब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला ये कि हिजबुल्लाह की कमान मारे गए चीफ नसरल्लाह का भाई हाशिम सफ़ीउद्दीन संभालेगा। पहले ये कयास थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसका जो ज़िम्मा है वो आखिरकार ये फैसला आ गया है कि इसका ज़िम्मा हाशिम को मिलेगा। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई है। हिजबुल्लाह के कमोबेश सारे टॉप कमांडर जो हैं तकरीबन मारे जा चुके हैं। इनमें सिर्फ हाशिम सफ़ीउद्दीन ही बचा है, इसलिए उसको संगठन की कमान मिली है।
तो इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।